गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट और उनके इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने की मेथड के बारे में पढ़ा था और अपन ने आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने पहले आयोडीमेट्री टाइट्रेशंस पढ़ा था। ठीक है, जिसके अंदर आयोडीन है जो कि डायरेक्टली रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व हो रही थी और एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्य कर रही थी। अब अपना सेकंड है आयोडोमिथी, जिसे आयोडोमेट्री टाइटेशंस भी कहते हैं। ठीक है, वह आयोडीन अनुमापन जिसमें I2 कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा मुक्त होती है तथा मुक्त आयोडीन का अनुमापन अपचायकों जैसे सोडियम थायोसल्फेट हाइपो के साथ किया जाता है, अर्थात I2 प्रत्यक्ष रूप से क्रिया नहीं करती। अब आयोडोमिति अनुमापन के अंदर एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर जो I2 होगी, ठीक है, आयोडीन होगी, वो अपन डायरेक्टली किसी भी सॉल्यूशन के थ्रू, मतलब आयोडीन के सॉल्यूशन के थ्रू उस रिएक्शंस के अंदर नहीं इन्वॉल्व करेंगे। जैसे अपन ने पहले वाले इसके अंदर देखा था टाइटेशंस के अंदर, आयोडीमिति के अंदर, जिसके अंदर अपन ने आयोडीन का सॉल्यूशन रिएक्शंस के अंदर डाला था, मतलब आयोडीन को अपन ने डायरेक्टली ही उस रिएक्शंस के अंदर एंटर करवाया था। लेकिन जो आयोडोमिति अनुमापन होगा, इसके अंदर हम किसी भी तरह के आयोडीन का कंपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे, आयोडीन के सॉल्यूशन का यूज़ नहीं करेंगे। इसके अंदर जो आयोडीन आएगी वो उस केमिकल रिएक्शंस में से किसी भी एक कंपोजिशंस के अंदर आयोडीन पहले से प्रेजेंट होगी और देन उसमें से आयोडीन रिलीज होगी और वो रिलीज हुई आयोडीन फिर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यहाँ पर कार्य करेगी। मतलब यहाँ पर जो आयोडीन है वो इनडायरेक्टली रिएक्शंस के अंदर अपना फंक्शन शो करेगी एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। ठीक है, जैसे CuSO4 में Ki मिलाने पर तुल्य भार में I2 मुक्त होती है, जिसका अनुमापन अपचायकों के साथ किया जाता है। जैसे अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, ये जब इसके अंदर CuSO4 में अपन पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो Ki के अंदर आयोडीन है। अब ये आयोडीन यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है, और रिलीज हुई आयोडीन आगे टाइटेशंस के अंदर अपचायकों के साथ रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शंस करेगी। जैसे CuSO4 के अलावा इस विधि द्वारा अपन K2Cr2O7, KMnO4, H2O2, Fe+3 आयन, Cl2, Br2 आदि का उपयोग करते हैं, अर्थात इनकी सांद्रता आयोडोमिति अनुमापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब आयोडोमिति अनुमापन द्वारा अपन एक तो K2Cr2O7, KMnO4, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, Fe+3 Cl2 Br2, इनकी जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर, इनकी कितनी कंसंट्रेशन है, मतलब कितने नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का अपन ने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, ये अपन इन टाइट्रेशंस के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस अनुमापन में अपचायकों के रूप में अपन सोडियम थायोसल्फेट का आदि का उपयोग करते हैं। कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं देखते हैं अपन कि 2CuSO4 है, जब पोटेशियम आयोडाइड 4Ki से रिएक्शंस करेगा तो क्या बनेगा, Cu2I2 प्लस 2K2SO4, और यहाँ पर आयोडीन क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। ये मुक्त हुई आयोडीन ही इसके अंदर इनडायरेक्टली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फंक्शन करती है। 2Na2S2O3 प्लस I2 जब ये रिएक्शंस करेगी किससे, अब जो मुक्त हुई आयोडीन है, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट से जब रिएक्शंस करती है तो क्या बनता है, Na2S4O6 प्लस 2NaI। ठीक है, मतलब इसको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ये रिएक्शंस कर रहे हैं। सेकेंड रिएक्शंस की बात करें अपन, K2Cr2O7 प्लस 7H2SO4 प्लस 6Ki। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है, 4K2SO4 प्लस 2Cr2SO4 का होल ट्राइज प्लस 7H2, यहाँ पर 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर मुक्त होंगे। अब यहाँ पर जो आयोडीन मुक्त होती है वापस किससे रिएक्शन करती है, सोडियम थायोसल्फेट से, Na2Na2S2O3 प्लस I2 और Na2S4O6 प्लस 2Na का फॉर्मेशन कर लेती है। अब रेडॉक्स अनुमापन की 3 विधियां हैं। ठीक है, एक तो पोटेशियम परमैंगनेट मेथड, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट मेथड और एक है आयोडीन विधि, जिसको अपन आयोडीमिति या आयोडोमिति जो अपन ने पढ़ी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयोडीन अनुमापन में तुल्यांकी भारों का निर्धारण, कि अपन आयोडोमिति अनुमापन के अंदर कैसे तुल्यांकी भारों को ज्ञात करते हैं। जैसा अपन ने उस पहले पढ़ा था, उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के अपन ने इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट किए थे।
अब आयोडीन विधि अनुमापन में, ठीक है, आयोडोमेट्री टाइटेशंस के अंदर अपन इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं कि आयोडीन अनुमापन में प्रयुक्त पदार्थ का तुल्यांकी भार उसके भार भागों की वह संख्या है जो आयोडीन के 127 भार भाग के साथ क्रिया करे या विस्थापित करे। ध्यान से समझना कि आयोडीन आयोडीन अनुमापन में प्रयुक्त पदार्थ का तुल्यांकी भार मतलब जो अपन मेटल ले रहे हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जैसे सोडियम थायोसल्फेट था, ठीक है, हाइपो कहते हैं जैसे। अब इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो वेट वह होगा जो आयोडीन के 127। अब आयोडीन का जो 127 है, ये क्या है, आयोडीन का मोलिकुलर वेट है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ठीक है। तो आयोडीन अनुमापन में प्रयुक्त पदार्थ का तुल्यांकी भार उसके भार भागों की वह संख्या है जो आयोडीन के 127 मतलब 127 मोलिकुलर वेट के साथ क्रिया करे या फिर उसे विस्थापित या रिमूव करते हैं। मतलब तुल्यांकी भार क्या होगा, जो आयोडीन के साथ रिएक्शंस करता है, ठीक है। जैसे सोडियम थायोसल्फेट का एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि 2 इंटू अनुपात यहाँ पर है किसका, 2Na2H2O3, मतलब यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट के दो मौलिक मोल हैं, ठीक है। अब ये I2 के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं, देखते हैं। Na2S4O6 प्लस 2NaI, ठीक है। अब यहाँ पर दो I2 के साथ रिएक्शंस होगी तो 127 इंटू 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर I2 के कितने हैं, दो, तो 2 इंटू 127 भार भाग आयोडीन के साथ क्रिया करने वाला हाइपो की मात्रा कितनी होगी, डबल होगी, क्योंकि आयोडीन के यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हैं। तो एक भाग आयोडीन के साथ अगर अपन रिएक्शंस करवाए तो कितना होगा, 2 इंटू अणुभार अपॉन 2 इंटू 127, मतलब दो सोडियम अणु के साथ कितने I2 के रिएक्शन हो रही है, दो सोडियम, दो I2 की, तो आयोडीन का भी जो मोलिकुलर वेट है वो कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाता है, ठीक है। अगर अपन 127 भाग आयोडीन के साथ क्रिया करने वाले हाइपो की मात्रा ज्ञात करें, मतलब एक मोलिक्यूल आयोडीन के साथ अगर अपन सोडियम थायोसल्फेट के जो मॉलिक्यूल्स रिएक्शंस करते हैं अगर उसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू अणुभार अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 127, मतलब एक आयोडीन के ऊपर चला जाएगा। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, अणु भार। किस स्थिति में, जब सोडियम थायोसल्फेट के मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल हैं जो कि आयोडीन से रिएक्शंस करेंगे, तो इसका तुल्यांकी भार और ये दोनों बराबर आ जाएगा। देख सकते हैं 127 से 127 कैंसिल हो गए, 2 से 2, तो केवल अणुभार बचा है, मतलब आयोडीन का अणुभार यहाँ पर तुल्यांकी भार के बराबर होगा। सेकंड है अपना सोडियम आर्सेनेट का अणुभार कि N2Na3ASO3 प्लस 2H2O प्लस 2I2, ठीक है। तो यहाँ क्या बनता है, Na3ASO4 प्लस 4HI, यहाँ पर क्या है, सेम है, आर सोडियम आर्सेनेट के दो अणु हैं और आयु के यहाँ पर कितने हैं, चार, 2I2, ठीक है। तो 4 इंटू 127 हो गया। एक आयोडीन का मोलिकुलर वेट कितना है, 127 है। अब यहाँ पर चार आयोडीन के अणु काम आ रहे हैं तो 4 गुना हो जाएगा, और सोडियम आर्सेनेट के यहाँ पर कितने हैं, दो मोलिक्यूल है, ठीक है, तो डबल हो जाएगा। तो तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, 2 इंटू अणुभार अपॉन 4, ठीक है, तो अणुभार अपॉन 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 195.94, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका तुल्यांकी भार। कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में कर रखी है, आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अब ये ऑक्सीकारकों का तुल्यांकी भार देखें, वो तो रिड्यूसिंग एजेंट्स का हो गया। अगर अपन ऑक्सीकारकों की बात करें कि CuSO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा, तो 2CuSO4 प्लस 4Ki, ठीक है, तो क्या होगा 2Cui प्लस 2K2SO4, यहाँ पर आयोडीन रिलीज हो रही है, ठीक है, मतलब दो कॉपर सल्फेट के आयन से दो I2 रिलीज हो रही है, तो दो अणु इंटू 127, ठीक है, तो तुल्यांकी भार कितना होगा, 2 इंटू अणुभार अपॉन 2, ठीक है, तो अणुभार कितना हो जाएगा इसका 249.67, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। तो KMnO4 की अगर बात करें अपन, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है की तरह कार्य करेगी, इसमें भी आयोडीन के 2KMnO4 8H2SO4 10Ki, ठीक है। जब इसके रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पर दो KMnO4 के मॉलिक्यूल से कितनी I2 रिलीज हो रही है, 5 I2 रिलीज हो रही है, तो यहाँ पर दो तो हो गए KMnO4 के अणु, ठीक है, तो यहाँ पर उसका अणुभार कितना हो जाएगा, 2 इंटू अणुभार, और I2 कितनी है यहाँ पर 5 I2, मतलब 5 इंटू 2 10 हो जाएगी। यहाँ पर I2 का अगर एक सिंगल की बात करें I की तो कितनी होगी, 10 है, तो 10 इंटू 127,
तो जब इसका तुल्यांक की बार अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू अणुभार अपॉन 10, ठीक है। तो अणुभार कितना हो जाएगा, अणुभार अपॉन 5। तो अणुभार इसका हो जाएगा, अणुभार इसका है कितना, 158 KMnO4 का, और 5 हो जाएंगे इसके जो ऑक्सीजन मतलब कि I2 रिलीज हुई है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 31.6। थर्ड अपन बात करते हैं K2Cr2O7 की। K2Cr2O7 की जब रिएक्शन H2SO4 से करवाते हैं तो एक तो पोटेशियम सल्फेट बनता है, ठीक है, एक Cr2SO4 3 वाटर और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जब सेकेंड रिएक्शंस देखें कि 6Ki, ठीक है, प्लस 3 H2SO4 और 3 ऑक्सीजन जब रिलीज होगी तो यहाँ पर क्या होगा, 3 आयोडीन रिलीज होगी, 3I2 मतलब 3 इंटू 106, 3 इंटू 2 मतलब 6, ठीक है, और प्लस C3K2SO4 प्लस 3H2SO4। तो K2Cr2O7 का एक मॉलिक्यूल है वो कितनी आयोडीन को रिलीज कर रहा है, मतलब 3I2। 3I2 का मतलब 6 इंटू 127। 127 यहाँ पर क्या है, आयोडीन का मोलिकुलर वेट। 6 यहाँ पर क्या हो गया, मतलब 6 जो आयोडीन के मोल हैं यहाँ पे रिलीज हुए हैं। तो इसका तुल्यांक की बार कितना हो जाएगा, अणुभार अपॉन 6 मतलब 47, ठीक है। जब इसका अणुभार ज्ञात करके अपन 6 का भाग देंगे, K2Cr2O7 का अणुभार ज्ञात करके अपन ज्ञात करेंगे, 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 49, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। नॉर्मल देख लेते हैं अभी ब्रीफली, इसको अपन अपने अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि कोई भी विलयन उदासीन अम्ल या क्षारीय होता है, यह पीएच उनके पी यह गुण उनके पीएच के मान पर निर्भर करता है, ठीक है। अपन पीएच के बेसिस पे ही बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, या फिर कौन सा न्यूट्रल है। यदि इन विलयनों में थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिला दे तो इनकी पीएच में परिवर्तन हो जाता है, ऑब्वियस है। अगर अपन जैसे अम्लीय माध्यम है, इसके अंदर थोड़ा सा क्षार मिला देंगे तो उसकी अम्लीयता क्या होगी, घटेगी, ठीक है, और क्षारीयता बढ़ेगी, ठीक है, और वो किस तरफ जाएगा, न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा। और अगर क्षार मिला देंगे तो क्या होगा, बेसिक मीडियम के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिनमें थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिला देने पर उनकी पीएच में परिवर्तन नहीं होता है, अतः इनके क्या कहते हैं अपन, बफर सॉल्यूशन कहते हैं। अब कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसका अपन अपन कितना भी अम्ल मिला दें या कितना भी क्षार मिला दें, उसकी पीएच पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, उसकी पीएच फिक्स रहेगी, ठीक है। उसको अपन क्या कहेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन। इसके आगे में अपन अपन ब्रीफली जानकारी अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।